Welcome to Oxford Media Services, English with A.W. Walid, first year intermediate, section C. Dear student, today we are talking about inter part 1, section C question, and question is changing of voices. So change of voice section C का बहुत important question है क्योंकि ये solid marks वाले question है और इस क्वेश्चन को हम आगे लेके बहुत आसान तरीके से इंशाल्लाह इसको करके पाएंगे। और सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि आप को टेंस के स्ट्रक्चर का पता हो। यानी टेंस के स्ट्रक्चर का पता का मतलब क्या है कि जब आप टेंस को मालूम किया करें कि ये कौन सा टेंस है तो फिर आसानी से स्ट्रक्चर अप्लाई करके सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो टेंस है जैसे कि आप सबको मालूम है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पहले हम क्या करते हैं, टेंस के स्ट्रक्चर लिखते हैं। टेंस जो स्ट्रक्चर है, टेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर किस तरह है टेंस का कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस बेसिक वर्ब यानी वर्ब लगा के इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनेगा। इधर से आपको पता चलेगा कि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फॉर एग्जांपल हियर, जैसे कि आपके पास अल्फ़ा सीरीज़ की बॉक्स रेफरेंस बुक है तो इसमें ये एक्सरसाइज ही मौजूद है, उसी ही से मैं ये मिसाल लेके शी सीव्स द क्लॉथ्स करते जाऊँगा। शी और इधर फिर हम वर्ब लगाते हैं, सीव का मतलब है सीना, शी सीव्स, तो ये शी सिंगुलर थर्ड पर्सन है तो एस लगाएंगे, शी सीव्स द क्लॉथ्स। अब ये देखिए ना कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, शी, और वर्ब सीव्स है और ऑब्जेक्ट द क्लॉथ्स है। जब भी आप को ये पता चले कि सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद वर्ब हो, यानी सब्जेक्ट कौन है, ही, शी, आई, वी, यू, दे और स्टूडेंट्स, दिस आर ऑल सब्जेक्ट्स। इसके बाद अगर वर्ब लगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इस स्ट्रक्चर से आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पता लगेगा और जब ये पता चले कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो फिर इसी ही टेंस की पैसिव स्ट्रक्चर पे आते हैं। पैसिव स्ट्रक्चर यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव स्ट्रक्चर फिर क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव स्ट्रक्चर है वो जो इधर ऑब्जेक्ट है, यानी ये इस एक्टिव सेंटेंस की जो ऑब्जेक्ट है वो इसका डमी सब्जेक्ट बनेगा। डमी सब्जेक्ट का मतलब ये है कि ये तो सब्जेक्ट की जगह है लेकिन ये सब्जेक्ट के काम नहीं करते, यानी सब्जेक्ट की जगह हमने इसको लगाया लेकिन ये खुद ही सब्जेक्ट के काम नहीं करते। इसके बाद फिर क्या, इज, आर, एम, ऑक्सिलरी लगा के पास्ट पार्टिसिपल को इस्तेमाल करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल। और ये बात भी याद रखा करें कि हर जो पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है थर्ड फॉर्म, कि एक बात जो सारे पैसिव में कॉमन है, दैट इज़ व्हाट, दैट इज यूजिंग ऑफ थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल इन ऑल पैसिव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड। सो जब आपको ये पता चले कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसके बाद इसको स्ट्रक्चर पे इधर इस स्ट्रक्चर को इस तरह करता है कि इसका जो ऑब्जेक्ट है इसका डमी सब्जेक्ट बनेगा। क्या है ऑब्जेक्ट, द क्लॉथ्स। इधर हम क्लॉथ्स को लगा के द क्लॉथ्स, क्लॉथ्स को देखें ना कि सिंगुलर है प्लूरल है, ये इज़, आर, एम इसके मुताबिक होंगे। अगर ये सिंगुलर हो तो इधर इज़ लगाएंगे, अगर ये प्लूरल हो तो आर, और अगर ये आई हो तो फिर एम लगाएंगे। द क्लॉथ्स आर, इधर आर ला के और इधर थर्ड फॉर्म लगाएंगे, द क्लॉथ्स आर सीन बाय हर। बाय फ्रेज हम लगाते हैं बाय हर, यानी इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है शी का ऑब्जेक्टिव केस हर है तो इसलिए हमने यहाँ पर हर लगाया, शी द क्लॉथ्स आर सीन बाय हर। अब देखें ना इस सेंटेंस की कि वो कपड़े सीती है और इधर इसका मतलब है कपड़े उसी के ज़रिए सी जाती हैं। जब आप इसको ट्रांसलेट करते हैं तो आप पास्ट पे न जाए, मतलब इसका ये नहीं है कि इधर थर्ड फॉर्म हमने लगाए और सेंटेंस आल्सो ऑटोमेटिकली चेंज इनटू पास्ट। नो, दिस इज़ नॉट द केस। द ट्रांसलेशन इन उर्दू ऑफ दीज सेंटेंसेज वुड बी द सेम इन प्रेजेंट, लेकिन सिर्फ बात यह है कि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है डायरेक्ट है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उनने काम कर देखा है लेकिन काम प्रेजेंट में ही हो गया है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर और इसका एक्टिव और पैसिव का स्ट्रक्चर, यानी सारे सेंटेंसेस बाकी जो हम चेंज करते हैं इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके चेंज करेंगे। सो इधर जो एक्सरसाइज दी गई है वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, यानी इसमें प्रेजेंट और इसमें नेगेटिव, पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव की जो है
वो सेंटेंसेस मिसालें दी गई है। फर्स्ट सेंटेंस जो है नंबर 1, ये है सेंटेंस नंबर 1 जो है। नंबर 1 क्या है? ही रीड्स मैनी बुक्स। ही रीड्स मैनी बुक्स। ही रीड्स मैनी बुक्स। अब इस सेंटेंस को देखें और सेंटेंस नंबर 2 जो है ये पॉजिटिव है। मैं दो सेंटेंस को करके जाऊंगा। वी प्ले क्रिकेट। वी प्ले क्रिकेट। ये सेंटेंस जो है वी प्ले क्रिकेट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस है। कैसे पता चलेगा? ये सब्जेक्ट हुआ और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद इधर वर्ब लगा, ठीक। और मैनी बुक्स जो है, ये बुक्स जो है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। लेकिन इसके साथ ही याद रखा करें कि ये नंबरल एडजेक्टिव जो है ये भी डमी सब्जेक्ट बनेगा सेंटेंस का। तो इधर ये भी इसी बॉक्स के साथ ही हम लेके इधर इसको चेंज करेंगे। चेंज कैसे करते हैं? नंबर 1 को कैसे चेंज करते हैं? मैनी बॉक्स, इसको इधर रखेंगे। मैनी बॉक्स ये इसका सब्जेक्ट हो गया। स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था कि इसके बाद हम इज आर एम लगाएंगे। तो मैनी बॉक्स प्लूरल है तो आर। मैनी बॉक्स आर रेड बाय हर। रेड का थर्ड फॉर्म भी इसी तरह रेड है, स्पेल चेंज नहीं होता, रेड रेड। मैनी बॉक्स आर रेड बाय हिम, क्योंकि इधर हमने बाय फ्रेज बाय हिम लगाया क्योंकि ही को ऑब्जेक्टिव केस क्या है? हिम। वी प्ले क्रिकेट, सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब है और ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। तो अब इधर सेंटेंस नंबर 2 में भी इसी तरह करते हैं कि क्रिकेट को हम इधर लाके क्रिकेट, क्रिकेट, सो क्रिकेट इज सिंगुलर। आफ्टर सिंगुलर वी यूज व्हाट? इज। क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट इज प्लेड बाय अस। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? अस, बाय अस। क्रिकेट इज प्लेड बाय अस। सो dear students, when you identify the subject and verb in the sentence, and then you can apply the passive structure of the same tense, so you can easily then change the sentence. There will be no trouble. These two sentences are of positive. The next two sentences are negative, and we would also change those sentences like this. So sentence number 3 जो है ये negative है। इसको शी डजंट हेल्प द नीडी। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस नंबर 3, शी डजंट नीड, शी डज नॉट, शी डज नॉट हेल्प, शी डज नॉट हेल्प द नीडी। यानी वो हाजतमंद का, नीडी ज़रूरतमंद हाजतमंद को कहते हैं, वो हाजतमंद की मदद नहीं करता। सेंटेंस नंबर 4 जो है ये भी नेगेटिव सेंटेंस है और दे डोंट टेक टी सेंटेंस है। दे डू नॉट, डोंट, दे डोंट टेक टी, दे डोंट टेक टी। ओके, अब इधर देखें, शी ये सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस होगा, ये तो ऑक्सिलरी है, हेल्प जो है ये वर्ब है और नीडी ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है। तो वही तरीके कार जो है स्ट्रक्चर है, वही स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे। सेंटेंस नंबर 3 में हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट क्या है? द नीडी, द नीडी। अब इधर देखिए कि नीडी सिंगुलर है या प्लूरल है। नीडी इज सिंगुलर, नीडी चूंकि सेंटेंस नेगेटिव है नॉट लगाएंगे। द नीडी इज नॉट हेल्प्ड। अभी इसका जो थर्ड फॉर्म है हेल्प का वो हेल्प्ड है, क्योंकि ये हेल्प्ड प्रोनाउंसिएशन इसका हेल्प्ड है। द नीडी इज नॉट हेल्प्ड बाय हर। तो ये सेंटेंस हमने नेगेटिव में इसी तरह चेंज किया। देखिए ना, इस सेंटेंस को दे सब्जेक्ट है, डू नॉट ऑक्सिलरी है, टेक वर्ब है और टी चूंकि ऑब्जेक्ट है। अब टी को हम इधर ला के लगाएंगे टी। देखिए ना कि टी सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है ना, तो इज लगेगा, टी इज। और ये सेंटेंस नेगेटिव है, नॉट लगाएंगे, टी इज नॉट टेकन। और टेक का थर्ड फॉर्म क्या है? टेकन। टी इज नॉट टेकन, द टी इज नॉट टेकन बाय दम। और इधर चूंकि दे का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव केस दम, ठीक। देखिए ना, ये बात याद रखा करें कि जब सेंटेंस नेगेटिव में हो जाए तो फिर नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव में तो हम डोंट और डजंट को इस्तेमाल करते हैं ना। तो जब ये सेंटेंस नेगेटिव होंगे तो फिर डोंट, डू और डज का इस्तेमाल नहीं होगा।
और फिर इसमें भी कंफ्यूज ना हो कि इधर हमें एज लगाना है या आर लगाना है। बस सिर्फ सिंपली आपको क्या करना है, इधर देखा करें। अगर ये सिंगुलर हो एज लगाएं, अगर ये सिंगुलर है इज हमने लगाया, ये सिंगुलर है इज हमने लगाया। फॉर एग्जांपल एक और सेंटेंस जो जिसमें प्लूरल हो, फॉर एग्जांपल वी से दैट शी, ये सेंटेंस है शी डज नॉट रीड मैनी बुक्स। देखिए ना, अब ये सेंटेंस है शी डज नॉट रीड मैनी बुक्स, इधर डज नॉट है तो इसको तो ख़त्म, ये ख़त्म होंगे सेंटेंस। मैनी बुक्स ऑब्जेक्ट्स हैं, मैनी बुक्स तो ये प्लूरल हो गया तो इधर हम आर लगाएंगे। मैनी बुक्स आर नॉट read by her. Many books are not read by her. For example, इसी तरह का एक और सेंटेंस हम इधर लिखते हैं। सेंटेंस है she doesn't या she does not call me. she does not call me. she सब्जेक्ट है, ये नेगेटिव है, कॉल वर्ब हो गया, मी ऑब्जेक्ट हो गया। आप इधर क्या करते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है तो ये इसको इधर लाएंगे आई, तो आई के बाद हम क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। आई एम नॉट कोल्ड बाय हर, आई एम नॉट कोल्ड बाय हर। तो इधर आई है इसलिए हमने एम लगाया, इधर मेनी बुक्स है हमने आर लगाया, इधर टी सिंगुलर है हमने इज, और इधर नीडी सिंगुलर है हमने इज लगाया। तो इसी ही के मुताबिक जब आप सब्जेक्ट को लाए यानी डमी सब्जेक्ट के मुताबिक इज आर एम लगेगा। होप इट वुड बी क्लियर फॉर यू। थैंक यू। नाउ लेट्स गो इनटू द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में चूँकि ये क्वेश्चन होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको पता है कि क्वेश्चन डू डज से शुरू होता है, ठीक। तो क्वेश्चन को डू डज से शुरू करते हैं और फिर इसको हम पैसों में कैसे चेंज करेंगे। डू यू बाय द न्यू क्लॉथ्स, ये सेंटेंस नंबर 5 है। डू यू बाय द न्यू क्लॉथ्स। स्ट्रक्चर वही स्ट्रक्चर होगा जो हमने पहले ही इस्तेमाल किया है, डू यू बाय द न्यू क्लॉथ्स। और सेंटेंस नंबर 6 जो है वो भी इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डज शी लाइक ऑरेंजेस, डज शी लाइक ऑरेंजेस। और इधर ये भी बताना चाहता हूँ कि जब ये डू और डज से कोई क्वेश्चन शुरू हो जाए इसको यस नो क्वेश्चन कहते हैं। यस नो क्वेश्चन में हम वही स्ट्रक्चर को अप्लाई करेंगे। डू यू, ये यू हम इधर सब्जेक्ट लेते हैं, बाय वर्ब है, और द न्यू क्लॉथ्स ये ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है। चूँकि ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, अगर इसमें आप कंफ्यूज होते हैं तो पहले इधर इसी तरह करें कि एक स्पेस को छोड़ दें, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दें, न्यू क्लॉथ्स को ले आए। न्यू क्लॉथ्स बाय का थर्ड फॉर्म क्या है, बॉट। बाय यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू है। चूँकि ये न्यू क्लॉथ्स है, अब इधर इसके मुताबिक हम इज आर एम लगाएंगे, तो प्लूरल है तो आर लगाएंगे। आर न्यू क्लॉथ्स बॉट बाय यू। इसी तरह इस सेंटेंस को भी फॉर एग्जांपल इसको इधर से शी लाइक्स ऑरेंजेस, सो इसका शी लाइक्स ऑरेंजेस आर लाइक्ड बाय हर, तो इसका पॉजिटिव इसी तरह बनेगा, लेकिन इधर स्पेस छोड़ के आप इसको थोड़ा सा, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये इसकी ऑब्जेक्ट है। ऑरेंजेस ये तो इधर लगाएंगे। ऑरेंजेस लाइक का थर्ड फॉर्म क्या है, लाइक्ड बाय, ये शी का ऑब्जेक्टिव केस हर है, और वही क्वेश्चन मार्क होगा। तो देखें ना कि ऑरेंजेस क्या है, प्लूरल है तो हमने आर लगाया, आर ऑरेंजेस लाइक्ड बाय हर। इसी तरह अगर कोई सिंगुलर हो तो फिर हम सिंगुलर लगाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह कहता हूँ, डू यू स्टडी न्यूज़पेपर। तो अब न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर से पहले इधर हम न्यूज़पेपर लगाएंगे। न्यूज़पेपर, रेड, स्टडीड। डू यू रीड न्यूज़पेपर, इधर रेड लगाया, ओके। डू यू रीड न्यूज़पेपर रेड बाय यू, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़े जाते हैं इसी के नीचे थे। न्यूज़पेपर रेड बाय, सो न्यूज़पेपर सिंगुलर है तो इज़ न्यूज़पेपर रेड बाय। तो ये हमने इधर इस क्यों लगाया, क्योंकि ये सिंगुलर है। तो
तो इसी तरह सिंगुलर और प्लूरल को भी हम इस्तेमाल करते हैं। द लास्ट टू सेंटेंसेस है, ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन है। व्हाट इज इंफॉर्मेशन क्वेश्चन? इंफॉर्मेशन क्वेश्चन आर दोज क्वेश्चंस which we start or begin with W and H. For example, where, when, what, who, which, why, and how. These are information question. So information question कि जो sentences है इसको कैसे change करेंगे? Information question, the informative, the question word like where, when, what, who, which, why, ये अपनी ही जगह रहेगा और इसको change नहीं करेंगे। What does she read? इधर sentence है, for example sentence number 7 है, what does she read? What does she read? ये देखें ना कि ये भी question है और ये कौन सा क्वेश्चन है? इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन इसलिए है कि ये वर्ड से शुरू होगा। और क्वेश्चन नंबर 8, सेंटेंस नंबर 8 जो है वो है हाउ डू दे पेंट द रूम। ये सेंटेंस हाउ से शुरू हो गया। हाउ डू दे पेंट द रूम, हाउ डू दे पेंट द रूम। तो देखें ना इन टू सेंटेंसेस को कि ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन है, यानी इसमें ये मालूमात चाहते हैं। व्हाट डज शी रीड? सो और इधर हाउ, व्हाट डज शी रीड, इस सेंटेंस को देखिए कि इसमें खुद ही इधर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही व्हाट में ही शामिल है। तो क्या करेंगे? व्हाट इज रेड बाय, व्हाट इज रेड बाय हर। तो ये सेंटेंस इसी तरह हमने चेंज किया। इज और वही व्हाट लगेगा, इज आर एम और थर्ड फॉर्म। हाउ डू दे पेंट द रूम, तो रूम इधर ऑब्जेक्ट है, सो हाउ को अपनी ही जगह लगाएंगे। हाउ इज, रूम सिंगुलर है, सो इज लगाएंगे। हाउ इज द रूम, हाउ इज द रूम पेंटेड, हाउ इज द रूम पेंटेड। तो ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन हो गए। सो डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशन की फिर से बात करता हूँ और आगे वाले एक्सरसाइज में भी इसको एक्सप्लेन भी करूँगा कि जब भी ये टेंस चेंज हो गया, सेंटेंस चेंज हो गया तो टेंस चेंज नहीं होगा। वही दोनों इंडेफिनिट, ये इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक्टिव है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव है। ट्रांसलेशन दोनों ही का प्रेजेंट में ही होगा। तो ये है चेंजिंग सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। पैसिव को हमने तो चेंज किया। एग्जाम के जो क्वेश्चन होते हैं 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इट इज़ अ 5 मार्क टोटल क्वेश्चन विच कैरीज 5 मार्क्स एंड ईच सेंटेंस कैरीज 1 मार्क। सो देयर आर नियरली 5 सेंटेंसेस होते हैं और 5 सेंटेंसेस में से तकरीबन 4 के जो है वो एक्टिव से पैसिव करना है। एक ऐसा सेंटेंस भी होता है कि उसको पैसिव से फिर से एक्टिव करना है। इसके लिए भी हमने इधर मज़ीद प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस दिए हैं ताकि स्टूडेंट्स मज़ीद प्रैक्टिस किया करें। और ये सेंटेंसेस पैसिव में लिखे गए हैं, इसको एक्टिव में लिखना है। उधर जो लिखा है कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू एक्टिव वॉइस, कन्वर्ट the following sentences, convert the following sentences into एक्टिव, यानी ये पैसिव है, इसको एक्टिव करना है। ठीक, तो इधर जो पहला सेंटेंस है पॉजिटिव सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 1 जो है शी इज़ टॉर्चर्ड एवरी डे, शी इज़ टॉर्चर्ड एवरी डे बाय हर हस्बैंड। ये देखें ना कि इधर हमने बाय फ्रेज को लगाया, ये इसलिए हमने लगाया कि आपके लिए थोड़ा सा आसानी हो जाए। शी इज़ टॉर्चर्ड एवरी डे, अगर ये बाय फ्रेज इधर ना हो, शी इज़ टॉर्चर्ड एवरी डे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये पैसिव है, आपको पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है। तो शी इज़ टॉर्चर्ड एवरी डे, आपको इसको किस तरह ट्रांसलेट करना है? उसको हर रोज़ अजियत दी जाती है। देखिए ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट्स का ट्रांसलेशन हम ताहेती हो से करते हैं, और जब ये पैसिव में हो जाए तो इसके साथ जा लगा के तो सेंटेंस पैसिव में वही ताहेती ही ताहू होगा और सेंटेंस चेंज होंगे। शी इज़ टॉर्चर्ड एवरी डे। नेक्स्ट सेंटेंस जो है इसी ही पॉजिटिव सेंटेंस है, वी आर ऑलवेज आस्क्ड टू पे। सेंटेंस नंबर 2 है वी आर ऑलवेज आस्क्ड टू पे।
asked to pay by the teacher। इधर by the teacher को लगा है ताकि आपके लिए सब्जेक्ट by the teacher के सब्जेक्ट की वजाहत हो जाए, by the teacher। अब देखिए ना, अगर इसको फिर हम इधर से चेंज करते हैं, ये पैसिव है तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर का पता है। सेंटेंस नंबर 1 को हम कैसे फिर वापस इसको कन्वर्ट करते हैं इंडेफिनिट टेंस में। शी इज़ टॉर्चर्ड एवरी डे। इसका मतलब है कि ये शी जो है ये एक्टिव का ऑब्जेक्ट है और हर हस्बैंड जो है इधर ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो हम क्या करते हैं, हर हस्बैंड टॉर्चर चूँकि वर्ब है और ये सिंगुलर थर्ड पर्सन है तो इस लगाएंगे हर हस्बैंड टॉर्चर्स हर एवरी डे। तो देखिए ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव में हमने इसी तरह चेंज किया। सब्जेक्ट ये है और ये सब्जेक्ट के बाद हमने वर्ब लगाया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब लगाया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब है ना। सेंटेंस नंबर 2 जो है, वी आर ऑलवेज आस्क्ड टू पे बाय द टीचर। सो इसमें वी जो है एक्चुअली द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड बाय द टीचर इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सो द सेम स्ट्रक्चर वी फॉलो एंड वी विल ब्रिंग द टीचर always ask here the teacher is singular third person, so with the verb we have to add s. The teacher always asks us to pay, so we change the sentence into active. Yet teacher here is the subject of the sentence, ask is verb and us is the object of the sentence. So we came back to present indefinite tense active structure and change the sentence. Don't worry about the word always. Always के बारे में कोई परेशान ना हो, क्योंकि ये always एडवर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान एडवर्ब आ सकता है इंडेफिनिट टेंस में, ये कोई मसला नहीं है। ठीक, hope you will have gotten this. Thank you. Now let's go into the next 2 sentences which are in negative, and that will be also in the same way as we did the others. Okay, don't worry about that. The things are quite easy, dear students, but remember to subscribe our channel and share the videos with your friends because it's important for student and as well for the teaching staff, and it's quite helpful. Inshallah, it will help you a lot. So share the video, subscribe our channel, stay with us and continue with us. Okay, coming to the negative sentences. In passive इसको एक्टिव करना है। Sentence number 3 जो है, they are not interrogated by police. Sentence number 3, they are not interrogated, they are not और short form में ये aren't है, they are not interrogated by police, they are not interrogated by police. सो ये पैसिव में है, इसको एक्टिव में कैसे करना है। सेंटेंस नंबर 4 जो है 4 नंबर सेंटेंस जो है इसको भी लिखते हैं फिर चेंज करते हैं। आई एम नॉट टॉट वेल बाय द टीचर, आई एम नॉट टॉट वेल बाय द टीचर, टॉट वेल बाय द टीचर। आप थोड़ा सा इधर ये करें कि ये बाय फ्रेज को थोड़ा सा हज़फ क्या करें। दे आर नॉट इंटरोगेटेड, उनसे तफ्तीश नहीं की जाती है। तफ्तीश, इंटरोगेट का मतलब है तफ्तीश, और पुलिस के ज़रिए उनसे तफ्तीश नहीं की जाती है। देखें ना कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आई एम नॉट टॉट वेल, मुझे अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं की जाती है। आई एम नॉट टॉट वेल, सो मतलब ये है कि कोई है जो मुझे पढ़ाता है, उसी के ज़रिए मुझे अच्छी पढ़ाई नहीं की जाती है। सो ट्रांसलेशन में थोड़ा सा ख्याल रखा करें कि टेंस को चेंज ना करें। थर्ड फॉर्म का मतलब ये नहीं है कि ये पास्ट में हो गया, वही प्रेजेंट है। तो दे आर नॉट इंटरोगेटेड बाय पुलिस, इस सेंटेंस में पुलिस जो है ये ऑब्जेक्ट है, पुलिस। और सेंटेंस चूँकि नेगेटिव है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम डोंट और डजंट को इस्तेमाल करते हैं। पुलिस है, पुलिस के बाद क्या करूँ, डोंट और डजंट, पुलिस डोंट, क्योंकि पुलिस हमेशा प्लूरल होते हैं, ये सिंगुलर नहीं है, पुलिसमैन सिंगुलर है। पुलिस डू नॉट इंटरोगेट, पुलिस डू नॉट इंटरोगेट दम, पुलिस डू नॉट इंटरोगेट दम। ठीक, very easy. I'm not taught well by the teacher, so sentence number 4, I'm not taught well by the teacher. So object is what? The teacher. The teacher. सेंटेंस नेगेटिव है तो टीचर सिंगुलर है, डज नॉट लगाएंगे। द टीचर डज नॉट टीच
यानी taught teach का थर्ड फॉर्म है और taught का फर्स्ट फॉर्म क्या है? teach. The teacher does not teach me well. इसी तरह हमने इसको भी चेंज किया. Very good. Hope you will have gotten the idea, guys. And now we are going to the last 4 sentences. The 2 sentences again we have in what? The 2 sentences again we have in indefinite tense, interrogative. Dear students, hope you will have understood what I mean. Please inform your friends, share the video with your friends, and subscribe our channel. This is first year intermediate course, and we have covered all the areas, and alpha series reference book should be with you, so then you can easily understand and you can easily attempt the paper. Not the video is important for only for our student, but as well for all English learners. Question number 5 जो है, do you buy the new clothes? 5 जो है, is he told to do so by his father? Number 4 जो है, ये interrogative में है, is he told to do? Is he told to do so by his father? By his father. So ये क्वेश्चन मार्क्स क्योंकि इंट्रोगेटिव है और नंबर 5 भी इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. आर पीपल हेल्ड रिस्पॉन्सिबल बाय द गवर्नमेंट? आर पीपल हेल्ड responsible are people held responsible by government? Okay, dear students, sign of interrogation should be there. So is he told to do so by his father? Sentence का मतलब है क्या वालिद के ज़रिए उससे बताया जाता है कि इस तरह क्या करे? Are people held responsible by government? क्या लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाता है हुकूमत के तरफ से? क्या हुकूमत की जानिब से लोगों को ज़िम्मेदार ठहराया जाता है? तो देखिए ना, अगर इसमें से हम आर पीपल हेल्ड रिस्पॉन्सिबल बाय गवर्नमेंट को हटा दें तो इसी तरह की सेंटेंसेस स्टूडेंट्स जब आप इसका सामना करें तो आर पीपल हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इसका मतलब है क्या लोगों को ज़िम्मेदार ठहराया जाता है. हर जगह देखें ना कि बाय फ्रेज ज़रूरी नहीं है. इधर हम बाय फ्रेज इसलिए लगाते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट का थोड़ा सा आसानी से पता चले, वरना इसमें फिर बाय नहीं होगा. हमें ऑलरेडी पता है कि इसका हमने पहले ये जिक्र किया है क्या शायद इस तरह का कोई बात आ रही हो और हम कहें कि आर पीपल हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, क्या लोगों को ज़िम्मेदार ठहराया जाता है? तो ये इंट्रोगेटिव है. तो पहले हमने इसको डिस्कस किया है, मतलब ये है कि ये गवर्नमेंट वाले हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. तो बाय फ्रेज़ हर जगह ज़रूरी नहीं है. इधर हम इसलिए बाय फ्रेज़ लगाते हैं कि स्टूडेंट्स को फिर सब्जेक्ट का थोड़ा सा आसानी से पता चले और वो सेंटेंस को चेंज किया करें. नंबर 4 सेंटेंस को हम चेंज करते हैं. इज़ ही टोल्ड टू डू सो बाय हिज फादर? सो हिज फादर डज हिज फादर, ये हिज फादर चूँकि ये सिंगुलर है हमने डज लगाया. डज हिज फादर टेल? टोल्ड का फर्स्ट फॉर्म क्या है? टेल. डज हिज फादर टेल हिम टू डू सो? Okay, coming to sentence number 5. Oh, people held responsible by government. So government चूँकि सिंगुलर है तो हम फिर डज भी लगाते हैं. डज 5 तो इधर भी डज का डज गवर्नमेंट और हेल्ड का फर्स्ट फॉर्म क्या है? होल्ड. डज गवर्नमेंट होल्ड पीपल रिस्पॉन्सिबल? पीपल रिस्पॉन्सिबल. डन. होप यू विल ऑल्सो गोटन द आइडिया. सो देखिए ना कि जब डज और डू का इस्तेमाल होता है तो इधर थोड़ा सा देखना होगा कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है. और आई के साथ चूँकि ये आई सिंगुलर है, आप ये क्वेश्चन करेंगे कि आई तो सिंगुलर है, इसके साथ डू क्यों लगाते हैं? वाई द स्काई इज़ वेरी हाई, वो आई के साथ हमेशा डू लगेगा. ठीक, इसके साथ डज नहीं होगा. सेंटेंस नंबर 7 और 8 जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन की 2 सेंटेंसेस हैं इसको करते हैं जाएंगे और फिर इंशाल्लाह वी विल गो टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. इसी तरह हम हर एक टेंस को नंबर बाय नंबर इसको करते जाएंगे और इंशाल्लाह स्टूडेंट्स आई नीड योर फीडबैक
and you can easily contact us and you can inform us about this. Why is she not paid? Number 7 जो है, why is she not paid? Why is she not paid? और number 8 question जो है वो है, where are the prisoners kept? Where are the prisoners kept? Where are the prisoners kept? So sorry that I didn't put by phrase over here, क्योंकि by phrase की हम इधर आदि नहीं है, suitable भी नहीं है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स के लिए हम इसको इधर रखते हैं by him के ये ऑब्जेक्ट उनके लिए सब्जेक्ट का फिर आसानी से पता चला, और इधर kept by them, kept by them. So dear students, coming to number 7, why is she not paid by him? So why does, यानी इसके बाद हम do, where, when, what के बाद हम do does लगाएंगे. Why does he not paid? Why does yes he, why does he not paid by her? Why does she not paid by him? No, क्या sorry why is she not paid by him? Why does he not pay her? Okay, why does he not pay her, यानी why is she not paid by him, उसी की वास्ते उसको पैसे की अदायगी उसको अदायगी क्यों नहीं की जाती है, और इधर इसका भी यही मतलब है कि वो उनको अदायगी क्यों नहीं करते. और where are the prisoners kept? So where by them है, where do, इधर हम क्या लगाते हैं, do, क्योंकि ये प्लूरल है. where do they keep the prisoners? prisoners का मतलब है कैदी. वेयर आर द प्रिजनर्स केप्ट, कैदियों को कहाँ रखा जाता है, और इधर इसका मतलब है कि वो कैदियों को कहाँ रखते हैं. तो dear students, that was our today's lesson. Hope you will have gotten the idea and you will have understood what I mean, and inshallah in the next lesson we will discuss present continuous tense passive voice. Stay with us, and Oxford is always at your services along with the Alpha series course reference book, and hope you will be far better. Thank you for joining us today, and that's all from here. Bye-bye. Thank you.